श्री राधे आईटीआई इलेक्ट्रिशियन टेक्निकल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या होता है हम आज की क्लास में देखते हैं। एक हमारे पास परिपथ होता है, हम किसी भी प्रकार का एक परिपथ हम ले लेते हैं। तो तो ओम के नियम के लिए हम रेखीय परिपथ लेते हैं। ओम के नियम के लिए हम रेखीय परिपथ का उपयोग करते हैं। ओम के नियम के लिए हम रेखीय परिपथ का उपयोग करते हैं। तो हमारा ओम के नियम में रेखीय परिपथ, तो हमारा पहली कंडीशन यही होती है कि ओम का नियम जो होता है वो रेखीय परिपथ में हमारा काम करता है और यह अरेखीय परिपथ में काम नहीं करता है। अरेखीय परिपथ में यह कार्य नहीं करता है, परिपथ में इसमें काम नहीं करेगा और रेखीय परिपथ में यह कार्य करेगा। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब ओम का नियम होता क्या है और उसमें क्या होता है हम देखते हैं। तो पहले तो ओम का नियम देखते हैं। एक हमने रेखीय परिपथ लिया, तो रेखीय परिपथ में हम एक रेजिस्टेंस को लेते हैं या फिर किसी और एलिमेंट को ले सकते हैं। किसी भी प्रकार का लोड हमारा होता है तो उसमें एक रेजिस्टेंस होना कंपलसरी होता है। बिना रेजिस्टेंस के कोई भी हमारा लोड काम नहीं करता है, कुछ ना कुछ मात्रा में हमारा रेजिस्टेंस होता है, इसलिए हम नॉर्मली रेजिस्टेंस इसको यहाँ पे लेते हैं। तो रेजिस्टेंस के सिरों पर हम विभव या वोल्टेज देने पर या ईएमएफ देने पर, जब हमने एक प्रतिरोध लिया है और प्रतिरोध के दोनों सिरों पे हमने क्या दिया, एक ईएमएफ दिया, ऊर्जा दी, विद्युत ऊर्जा दिया या वोल्टेज दिया, विभव दिया। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इस प्रतिरोध या परिपथ में, इस रेखीय परिपथ में वोल्टेज ड्रॉप होगा। इसमें एक वोल्टेज ड्रॉप होगा और इसमें एक करंट प्रवाहित होने लगेगी। इसमें एक करंट प्रवाहित होने लगेगी। हमने एक परिपथ लिया, परिपथ में हमने कौन सा परिपथ लिया, रेखीय परिपथ। रेखीय परिपथ लिया तो रेखीय परिपथ में हमने जब ईएमएफ दिया, वोल्टेज दिया, तो वोल्टेज देने पर इसमें प्रतिरोध या परिपथ में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप, ये क्या है, वोल्टेज ड्रॉप। जो VD है या V है तो ये क्या है, वोल्टेज ड्रॉप है ना, जो वोल्टेज ड्रॉप है। तो यह वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा उसी के समान मात्रा में हमारे करंट पे यहाँ प्रवाहित होगी, परिपथ में हमारी करंट प्रवाहित होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, तो ओम के नियम की परिभाषा क्या हो जाएगी, ओम के नियम की परिभाषा हो जाएगी, हम देखते हैं। किसी रेखीय परिपथ में सभी भौतिक स्थिति जैसे तापक्रम, दाब इत्यादि निश्चित हो या अपरिवर्तित हो, तब परिपथ में विभव या वोल्टेज आरोपित करने पर
परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा इस परिपथ में या उस परिपथ में, उस परिपथ में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, किसी परिपथ में जब सभी भौतिक स्थिति जैसे तापक्रम, दाब इत्यादि निश्चित हो या अपरिवर्तित हो, तब परिपथ में विभव या वोल्टेज आरोपित करने पर परिपथ में प्रवाहित धारा इस परिपथ में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के अनुक्रमानुपाती होती है। तो अनुक्रमानुपाती होती है तब यह ओम का नियम कहलाता है ना। तो ओम का नियम कहलाता है तो हम क्या देखते हैं, आई समानुपाती होती है ये वोल्टेज ड्रॉप के, है ना। ये हमारा वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप। तो ये वोल्टेज ड्रॉप है। जब हम ये अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो हमें एक नियतांक मिलता है जो कि होता है आर। तो इसको आई आर बराबर भी ना लिख के इसको हम लिख सकते हैं भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर। तो यहाँ पे भी बराबर आई आर लिखते हैं तो जो आर है यह एक नियतांक होता है, यह एक नियतांक है। ठीक है, इसे ही क्या बोलते हैं हम, प्रतिरोध बोलते हैं, इसे प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इसे ही हम प्रतिरोध कहते हैं। तो हमारे तीन एलिमेंट कौन कौन से निकल गए, एक हो गया हमारा आई, एक हो गया हमारा आर और एक हो गया हमारा भी। भी कौन सा है, वोल्टेज ड्रॉप। तो इन तीनों में संबंध, इन तीनों में धारा, प्रतिरोध और वोल्टेज ड्रॉप, या वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज भी बोल सकते हैं ना। तो इन तीनों में जो संबंध होगा वही ओम का नियम कहलाता है। इनमें संबंध क्या कहलाता है, भी बराबर आई आर। तो यही हमारा ओम का नियम होता है। ठीक है, तो ओम का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल, जो हमारा इलेक्ट्रिकल चैप्टर होता है, वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध पर डिपेंड करता है। हमें किसी भी समय कभी भी कोई भी लोड की कैलकुलेशन करने में, किसी भी उपकरण में, है ना, तो करंट वोल्टेज देते हैं, करंट प्रवाहित होती है, उसमें कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो हमें उस समय करंट की कैलकुलेशन करने के लिए, वोल्टेज की कैलकुलेशन करने के लिए ओम का नियम बहुत जरूरी होता है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं रेखीय परिपथ और अरेखीय परिपथ क्या कहलाता है। तो हमने जैसे परिभाषा में ये लिखा है कि सभी भौतिक स्थिति जैसे तापक्रम, दाब इत्यादि निश्चित हो या अपरिवर्तित हो। तो जिन परिपथ में वोल्टेज देने पर भौतिक स्थिति बदल जाती है, भौतिक स्थिति बदल जाती है, भौतिक स्थिति भौतिक स्थिति परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, तो वो क्या कहलाएंगे, अरेखीय परिवर्त। और भौतिक स्थिति परिवर्तित नहीं होती है, परिवर्तित नहीं होती है, वो क्या कहलाते हैं, रेखीय परिपथ।
ठीक है। रेखीय परिपथ कौन से होते हैं? जिनकी वोल्टेज आरोपित करने पे, विभव आरोपित करने पे हमारी भौतिक स्थिति परिवर्तित नहीं होती, रेखीय परिपथ कहलाते हैं। और जिनकी भौतिक स्थिति जैसे ताप, दाब इत्यादि जो परिवर्तित हो जाते हैं तो वह अरेखीय परिपथ कहलाते हैं। तो हमारे अरेखीय परिपथ के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? अरेखीय परिपथ के अंतर्गत आते हैं, तो पहले इसको नोट कर लो, फिर अरेखीय परिपथ और रेखीय परिपथ के एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, है ना। रेखीय परिपथ और अरेखीय परिपथ के एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, पहले इसे नोट कर लीजिए, है ना। तो ये क्या हो गई अपनी यहाँ पे परिभाषा, ये हो गई हमारी परिभाषा, ठीक है। तो हम देखते हैं रेखीय परिपथ। रेखीय परिपथ, तो सबसे पहले तो इन पे वोल्टेज आरोपित करने पे इनकी भौतिक स्थिति परिवर्तित नहीं होती है। भौतिक स्थिति परिवर्तित नहीं होती है। कब? जब इन पे विभव व वोल्टेज आरोपित करते हैं तब। ताप इत्यादि नहीं बदलता है। तो जैसे हमने एक ये देखा कि हमारा एक प्रतिरोध है और इसमें हमने एक ईएमएफ हमने इसमें अप्लाई किया और इसमें एक करंट प्रवाहित होगी। यह करंट किसके अनुक्रमानुपाती होगी? इसमें होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के अनुक्रमानुपाती होगी। तो रेखीय परिपथ को हम कैसे समझते हैं? एक ग्राफ बनाते हैं, तो हमने यहां पे ले लिया I और यहां पे ले लिया हमने V, वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। यदि रेजिस्टेंस का मान हमारा क्या, ओम का नियम क्या था? V इजिकल टू I इंटू R। तो इसमें क्या है, वोल्टेज जो ड्रॉप है प्रतिरोध और धारा के गुणनफल के बराबर होता है ना। जो जो समानुपाती होगा इसका, जैसे कि हम इसको देखते हैं V समानुपाती आई आर हो जाएगा, तो ये इसमें क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ेगा, धारा बढ़ेगी तो भी वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, तो धारा बढ़ेगी तो भी बढ़ेगा और प्रतिरोध बढ़ेगा तब भी वोल्टेज ड्रॉप का मान बढ़ेगा। तो इसमें धारा अपने आप नहीं बढ़ती है, धारा अपने आप नहीं बढ़ती है, धारा अपने आप नहीं बढ़ती है। यदि वोल्टेज ड्रॉप का मान बढ़ता है, प्रतिरोध का मान बढ़ता है तो वोल्टेज ड्रॉप का मान बढ़ता है, वोल्टेज ड्रॉप का मान बढ़ता है तो यहाँ पे धारा कम होती, क्योंकि ये इन दोनों के गुणनफल में होता है, ठीक है। इन दोनों के गुणनफल के बराबर ये होगा, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होगा। अब हम देखते हैं, अब इसको ये कैसे होता है हम अब ये देखते हैं, है ना। प्रतिरोध, अब हमने मान लो यहां पे 24 वोल्ट का ईएमएफ दिया, 24 वोल्ट का हमने ईएमएफ दिया और ये 12 ओम का हमारे पास प्रतिरोध है। हमने जो ईएमएफ दिया वो 24 वोल्ट की दिया और ये प्रतिरोध हमने दिया 12 ओम का, ठीक है। अब इसमें जो धारा प्रवाहित होगी, अब इसमें धारा प्रवाहित होगी तो हम देखते हैं जो वोल्टेज ड्रॉप का मान होता है तो वो कितना होता है, तो हम यहां से निकाल लेंगे, कैलकुलेशन करके इसको हम निकाल लेंगे। तो माना कि हमने जब 24 वोल्ट दिया हमने इसको सप्लाई और 12 ओम का ये है, तो प्रारंभिक कंडीशन में क्या होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, V इजिकल टू आई आर से हम निकाल लेंगे। तो V हमारा 24 है, I हमको निकालना है और प्रतिरोध कितना है, 12 है। तो I का क्या हो जाएगा,
24/12, तो आई का मान कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर। ठीक है, ये पहली कंडीशन हो गई। अब यदि हमारा ये प्रतिरोध निश्चित है, हमने जो लिया है यह नियत होगा, है ना, यह तो नियत होगा, बदलेगा नहीं। अब ये बदलेगा नहीं, हमारा प्रतिरोध निश्चित है 12 ओम का। अब हमारा यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप यदि कम ज्यादा होता है ना, तो हम देखते हैं, अगली कंडीशन में मान लो कि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप 20 वोल्ट हो गया, तो I इंटू प्रतिरोध 12, तो हमारा I की वैल्यू हो जाएगी 20/12। तो I का हो जाएगा 1.666 एम्पियर। ठीक है, तो ये इतना, ये हमारा इस प्रकार से ये हो जाएगा। यदि हमारा प्रतिरोध नियत है तब हमारा वोल्टेज ड्रॉप का मान, हम वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो हमारी जिस हिसाब से हम वोल्टेज को, वो या वोल्टेज होने वाला जो ड्रॉप है, तो वो कम ज्यादा होगा, तो उसमें प्रवाहित करंट भी हमारी क्या, कम ज्यादा होगी। उसी अनुपात में, जिस अनुपात में वोल्टेज बढ़ेगा या कम होगा, उसी अनुपात में हमारी करंट धारा कम होगी, है ना। तो अब इसको हम देखते हैं और अच्छे से ग्राफ बना के समझते हैं। मान लो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। वोल्टेज क्या होता है हमारा, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। यदि हमारा प्रतिरोध नियत होगा तो वोल्टेज बढ़ने पर हमारी धारा भी बढ़ेगी, और वोल्टेज कम होने पे, वोल्टेज यहाँ पे कम होगा, वोल्टेज कम होगा तो हमारी धारा भी कम होगी। ठीक है, ये बात समझ में आई। प्रतिरोध नियत होगा, क्योंकि जब हम एक बार किसी सर्किट को में प्रतिरोध को जोड़ देंगे तो उसके मान को परिवर्तित करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हम वोल्टेज को कम ज्यादा करके हम धारा को कम ज्यादा कर सकते हैं, है ना। और प्रतिरोध के मान को, यदि हम किसी युक्ति द्वारा हम प्रतिरोध के मान को कम ज्यादा कर सकते हैं, तो वोल्टेज को नियत रख के प्रतिरोध के मान में परिवर्तन करके हम धारा को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम प्रतिरोध का ये आगे हम देखते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। यदि 24 वोल्ट है, प्रतिरोध 12 वोल्ट है, पहली कंडीशन में V इक्वल टू आई आर से लेते हैं। कंडीशन पहली है, प्रतिरोध 24 वोल्ट, वोल्टेज 24 वोल्ट है, धारा हमें निकालनी है, और प्रतिरोध हमारा 12 है, तो आई हमारा कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऐसे कुछ ग्राफ बना रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, हमने इस प्रकार से ये ले लिया। सॉरी, हमें वोल्टेज लेना है, तो इसको हम चार के गुणक में ले लेते, 4 8 12 16 20 24। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 24 वोल्ट जब है, हमारा यहाँ पे 24 वोल्ट है, तो हमारी ये करंट कितनी है, 2 एम्पियर। हमारी ये यहाँ पे करंट कितनी है, 2 एम्पियर। ठीक है, हमने जब प्रतिरोध यदि 12 ओम का लिया है, और यदि हमारी 2400 वोल्ट हमने दिया है, तो हमारी करंट पहली कंडीशन में 2 एम्पियर है। अब मान लेते हैं दूसरी कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में
हमने वोल्टेज, हमारा वोल्टेज ड्रॉप का मान कितना हो गया, वोल्टेज ड्रॉप का मान हमारा हो गया 20 वोल्ट। तो हमारा आई निकालना है, प्रतिरोध 12 है, तो हमारा आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20/12। तो आई की वैल्यू हो जाएगी 10/6, 1.66 एम्पियर। तो हमारा 1.6 एम्पियर समथिंग समथिंग यहाँ पे आएगा, ठीक है। और हमारा वोल्टेज कितना है, 20, तो हमारा ये हमारा यहाँ पे इस प्रकार से ये एक पॉइंट बन जाएगा। इसके बाद तीसरी कंडीशन यदि हम ले लेते हैं, तीसरी कंडीशन में वोल्टेज का मान हम 16 वोल्ट रख देते हैं, आई है, प्रतिरोध हमारा 12 है, तो हमारा आई कितनी हो जाएगी, 16/12। इसको और कर देंगे 4/3, तो आई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1.33, ठीक है। तो 1.33 हमारा कुछ यहाँ पे कैंसिल होगा, ठीक है, 1.33। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको ऐसे ग्राफ बना लेते हैं। जब हम यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं तो इसमें इन बिंदुओं को हम ऐसे मिलाते हैं, तो एक हमें सरल रेखा, हमें ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है, ठीक है, हमें ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो जब हमें किसी प्रतिरोध को किसी परिपथ में हम वोल्टेज आरोपित करने पे उसी के अनुपात में हमारा करंट भी कम होती है या ज्यादा होती है, तो हम ग्राफ सरल रेखा प्राप्त होता है। तो हमारा कौन सा परिपथ होता है, रेखीय परिपथ, सरल रेखा प्राप्त होती है, तो इसे क्या बोलते हैं, रेखीय परिपथ। यदि रेखीय परिपथ ये होता है। यदि दूसरी कंडीशन में यदि कोई ग्राफ हमारा होता है, ये आई होती है, यहाँ पे भी हो गया, और कैलकुलेशन करने पे, प्रैक्टिकल करने पे, हमें सारी रीडिंग नोट करने पे हमें यदि मान ऐसे कुछ प्राप्त होते हैं, एक बिंदु हमें यहाँ प्राप्त हो गया, दूसरा यहाँ हो गया, तीसरा यहाँ हो गया, चौथा यहाँ हो गया, तो हम इनका बिंदु को जब मिलाएंगे तो हमारा ये सरल रेखा, एकदम सीधी रेखा ना मिलके वक्रीय वक्रीय रेखा वक्र हमें प्राप्त होता है। तो ये होता है हमारा अरेखीय परिपथ, हमारा होता है अरेखीय परिपथ, ठीक है। तो अब आप अरेखीय और सरल रेखीय परिपथ के उदाहरण लिख लीजिए, है ना। तो सरल रेखीय परिपथ के उदाहरण, पहले तो आप इसके अरेखीय परिपथ के उदाहरण लिख लीजिए। अरेखीय परिपथ के उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे, एक हो जाएगा अर्धचालक, अर्धचालक, विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य, कार्बन प्रतिरोध, कार्बन प्रतिरोध, वैरिस्टर, सेंसिस्टर, अर्धचालक, विद्युत अपघट्य, कार्बन प्रतिरोध, है ना, बैरिस्टर, सेंसिस्टर, आर्क लैंप, निर्वात नलिका, डिस्चार्ज लैंप इत्यादि। इन सभी पे हमारा क्या है, ओम का नियम काम नहीं करता है। इन सभी एग्जाम्पल पे, जैसे कि कार्बन प्रतिरोध हुआ, अर्धचालक हुआ, विद्युत अपघट्य हुआ, है ना, बैरिस्टर, सेंसिस्टर, आर्क लैंप, डिस्चार्ज लैंप, इन पे क्या हमारा ओम का नियम लागू नहीं होता है। लागू किस पे होता है, रेखीय परिपथ पे लागू होता है। रेखीय परिपथ में हमारा ओम का नियम लागू होता है। अर्धचालक, विद्युत अपघट, कार्बन प्रतिरोध, बैरिस्टर, सेंसिस्टर, आर्क लैंप, निर्वात नलिका, डिस्चार्ज लैंप इत्यादि में हमें लागू नहीं होता है। यदि हम ग्राफ बनाते हैं वोल्टेज और करंट के इसमें अनुपात में कम ज्यादा होती है और हमें ग्राफ में सरल रेखा प्राप्त होती है, तो हमारा ये रेखीय परिपथ होता है। तो नॉर्मल हम कह सकते हैं कि जिसकी भौतिक स्थिति परिवर्तित नहीं होती है तो हमारा रेखीय परिपथ कहलाते हैं ना। तो रेखीय परिपथ में ओम का नियम लागू होता है, अरेखीय परिपथ में ओम का नियम लागू नहीं होता है। इसे नोट कर लो, फिर अब आगे देखते हैं, है ना।
तो हमने ओम का नियम जो निकाला था अभी, ओम का नियम का फॉर्मूला क्या आया था हमारा? ओम का नियम का आया था V इजिकल टू आई इंटू आर। तो हमारा यहाँ पे हम इसको नॉर्मली वोल्टेज बोलते थे, बाकी यदि प्रैक्टिकल रूप में, यदि थ्योरेटिकल रूप में देखा जाए तो ये वोल्टेज ड्रॉप माना जाता है इसे, है ना, परिपथ का वोल्टेज ड्रॉप। तो विभव, धारा और प्रतिरोध, क्या बोल सकते हैं इसको? वोल्टेज बराबर धारा गुणित प्रतिरोध। तो हम इससे, इस फार्मूले से क्या निकाल सकते हैं? यदि हमें कोई भी दो राशियां दी हुई है ना, वोल्टेज दिया और धारा दिया, तो हम प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं, प्रतिरोध धारा दिया तो हम वोल्टेज निकाल सकते हैं, वोल्टेज और प्रतिरोध दिया तो धारा निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब इसका निकालने के लिए हम फार्मूला हमारे होते हैं। तो सबसे पहला तो एक फार्मूला ये हो गया, है ना, V इजिकल टू आई आर। अब हमें इससे I निकालना है, I निकालना है, तो R को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो V के बटे में R हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से हम धारा निकाल सकते हैं। यदि हमें प्रतिरोध निकालना है इससे, तो हम क्या करेंगे, I को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो V बटे I हमारा ये प्रतिरोध हमारा निकल जाएगा। ठीक है, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। अब इसको हम निकालने के लिए एक मैजिक ट्राइंगल होता है, हम मैजिक ट्राइंगल बना लेते हैं, मैजिक ट्राइंगल। तो जैसे कई बार कंफ्यूजन हो जाता है हमें याद रखने में कि किसके बट्टे में क्या आएगा, आई निकालना है तो भी के बट्टे में आर आएगा कि आई आएगा, या फिर जो भी है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम एक ट्राइंगल बनाते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं V, यहाँ पे लिख लेते हैं I, यहाँ पे लिख लेते हैं R। अब कोई भी दो चीज पता होगी तो हम क्या निकाल लेंगे, हम कोई भी तीसरी राशि हम निकाल सकते हैं। यदि हमें I और R पता है, मतलब धारा और प्रतिरोध पता है, तो हम क्या निकाल लेंगे, वोल्टेज। यदि हमें वोल्टेज निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, वोल्टेज को छुपा लेंगे और I और R को ऐसे साथ में लिख देंगे। जैसे हमें वोल्टेज निकालना है, तो वोल्टेज निकालना है, V निकालना है, तो हम क्या करेंगे, V को यहाँ लिख लेंगे और उसके बराबर में हम क्या लिख लेंगे, I R लिख लेंगे, I R लिख लेंगे। यदि हमें I निकालना है तो I को यहाँ पे लिख लेंगे, I को छुपा लेंगे, तो V के बटे में R हो जाएगा, तो V के बटे में R हो जाएगा। यदि हमें R निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, R को हम यहाँ लिख लेंगे और इसको छुपा के देखेंगे तो V के बटे में I दिखेगा, तो हम V के बटे में I, इस प्रकार से भी हम तीनों सूत्र हम निकाल सकते हैं। किससे? ये मैजिक ट्राइंगल से। ठीक है, मैजिक ट्राइंगल सिर्फ हमें ओम का लॉ याद रखने के लिए उपयोगी होता है ना, तो इसे मैजिक ट्राइंगल अपन बोल देते हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं, इसमें कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, है ना, ओम के नियम में कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। तो ओम के नियम में कुछ पहला पॉइंट लिखिए, यह रेखीय परिपथ में लागू होता है, रेखीय परिपथ में लागू होता है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, यह अरेखीय परिपथ में लागू नहीं होता है, अरेखीय परिपथ में लागू नहीं होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो जाएगा, तीसरा पॉइंट, इसको और आगे लिख लेते हैं, दूसरे में लिख लेते हैं, अरेखीय परिपथ में लागू नहीं होता है, जैसे कार्बन प्रतिरोध, जेनर डायोड, विद्युत अपघट्य, अर्धचालक, बैरिस्टर, सेंसिस्टर, अर्धचालक, बैरिस्टर, सेंसिस्टर,
आर्क लैंप, डिस्चार्ज लैंप इत्यादि, है ना। लैंप इत्यादि में यह लागू नहीं होता है, इत्यादि में यह लागू नहीं होता है ना। ओम के नियम के लिए तीसरा पॉइंट लिख लेंगे। ओम के नियम के लिए तीन मुख्य उपयोगी राशि होती है। कौन कौन सी? वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध, और प्रतिरोध। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें कुछ ऐसे पॉइंट इसके याद रखने होते हैं ओम के नियम के। तो अब इसके आगे हम देखते हैं, इसे नोट कर लो। अब इसके आगे हम देखते हैं, ये तो हमारा था नॉर्मली ओम का नियम। वैसे ओम का नियम हम सभी पढ़ते हैं, 9th-10th क्लास में भी पढ़ते हैं, आईटीआई में भी पढ़ते हैं। तो यह हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जो उपयोगी होता है, तो उसके हिसाब से हम देख रहे थे। तो हमसे ये वो एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, ओम का नियम कौन से प्रकार के परिपथ में लागू नहीं होता है, लागू होता है। जैसे आरेखीय परिपथ, रेखीय परिपथ दे देता है, फिर आरेखीय परिपथ के एग्जाम्पल दे देगा, और एक रेखीय परिपथ का एग्जाम्पल दे देगा। रेखीय परिपथ का एग्जाम्पल हमें दे देगा, तो रेखीय परिपथ का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, है ना। रेखीय परिपथ के एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। रेखीय परिपथ तो हमें तो मालूम है कि भाई कार्बन प्रतिरोध, जेनर डायोड, विद्युत अपघट, अर्धचालक, बैरिस्टर, संसिस्टर में ये लागू नहीं होगा। तो लागू किस में होगा? रेखीय परिपथ में। तो रेखीय परिपथ में यह लागू होता है। तो रेखीय परिपथ कौन से होते हैं? अगला पॉइंट में, रेखीय परिपथ कौन से होते हैं? प्रतिरोध या प्रतिरोधक परिपथ, प्रतिरोधक परिपथ। ठीक है, दूसरा हो जाएगा हमारा प्रेरक या प्रेरकत्व परिपथ। तीसरा हो जाएगा हमारा संधारित्र, संधारित्र या संधारित्र परिपथ। तो हमारा इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस या रेजिस्टिव सर्किट। रेजिस्टेंस या रेजिस्टिव सर्किट, इंडक्टर या इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटर या कैपेसिटिव सर्किट, है ना। तो हम नॉर्मली कह सकते हैं रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टर। कैपेसिटर, कैपेसिटर इसको लिख लो, है ना। कैपेसिटर, इंडक्टर और रजिस्टर। रजिस्टर, इसको ऐसे लिखो, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर में हमारा ओम का नियम लागू होता है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं रेजिस्टेंस। रजिस्टर क्या होता है ना, रेजिस्टेंस क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है ना। प्रतिरोध, प्रतिरोधक, है ना। तो हम प्रतिरोधक देखते हैं। पहले डालो साइड हेडिंग प्रतिरोध, है ना। साइड हेडिंग यहाँ पे डाल लो प्रतिरोध, मतलब रेजिस्टेंस।
हालांकि इसकी परिभाषा हम पहले देख चुके थे, लेकिन हम नॉर्मली छोटा सा हम यहाँ पे परिभाषा देख लेते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी परिपथ में, किसी परिपथ में धारा के प्रवाह में उत्पन्न प्रतिबाधा, उत्पन्न प्रतिबाधा क्या प्रतिरोध कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ओम का नियम जैसे हमने देखे थे, हमने यहाँ पे इस प्रकार से डायग्राम बनाए थे, यहाँ पे हमने विभव दिया, यहाँ पे ये धारा प्रवाहित हो रही थी, तो ये रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, है ना? रेजिस्टेंस के कारण हमारे यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था। तो हमारा ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध इस करंट के प्रवाह में हमें क्या कुछ रुकावट डाल देती है ना, रोक तो नहीं पाती लेकिन रुकावट डाल देती है, और यहाँ पे हमारा करंट का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यदि दूसरी कंडीशन में यदि हम देखें, यहाँ पे हम किसी प्रकार का कोई प्रतिरोध ना लगाएं और यहाँ पे हम किसी प्रकार की विद्युत ऊर्जा दे, ईएमएफ दे, तो हमारी करंट यहाँ से फ्लो होके, इधर से ये करंट फ्लो होके वापस पूर्ण रूप से यहाँ आ जाएगी, और इसके बीच में रेजिस्टेंस क्या होगा? जीरो होगा। रेजिस्टेंस हमारा क्या जीरो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो यहाँ पे करंट क्या होगा? करंट का मान एकदम इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना? करंट एकदम हमारी हाईएस्ट हो जाएगी। कैसे? इसको देखते हैं। हम यहाँ पे करंट निकालते हैं तो हमारा V बटे R हो जाता है, ठीक है? मान लो हमारा जी 12 है और प्रतिरोध हमारा 6 है, तो हमारा क्या 6 एम्पेयर की करंट हो जाएगी। यदि हमारा यहाँ पे वोल्टेज हमारा I बराबर V बटे R है, वोल्टेज हमारा कितना ले लिए हमने? वोल्टेज हमने यहाँ 12 लिए, 12 यहाँ पे भी ले लेते हैं, और हमारा प्रतिरोध एकदम जीरो कर देते हैं। हमारा क्या R बराबर हम जीरो कर देते हैं, ये रेजिस्टेंस जीरो है, तो क्या हो जाएगा? ये इनफाइनाइट हो जाएगा। रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो ये करंट का मान एकदम अधिकतम हो जाता है, ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इस शॉर्ट सर्किट को हम बोलते हैं डेड शॉर्ट सर्किट, ठीक है? तो ये उपकरण हमारा जल जाता है, बैटरी खराब हो जाती है, जो सोर्स होता है ना, तार वगैरह जल जाते हैं, इसलिए हम करंट प्रतिरोध क्या करता है? प्रतिरोध हमारा क्या करता है? प्रतिरोध धारा को धारा को कम करता है या कंट्रोल करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है? धारा को कम करता है या धारा को कंट्रोल करता है, ठीक है? धारा को कम करता है या धारा को कंट्रोल करता है, ठीक है? इसके या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रतिरोध धारा को कम करता है या सीमित करता है। कंट्रोल मतलब सीमित, है ना? सीमित करता है, ठीक है? सीमित करता है। अगला काम क्या होगा प्रतिरोध का? प्रतिरोध का अगला काम क्या होगा? यह है पावर खर्च करता है, पावर खर्च करता है, ठीक है? अगला क्या हो जाएगा? प्रतिरोध के कारण हीटिंग एलिमेंट काम करते हैं, के कारण हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग उपकरण कार्य करते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से कुछ प्रतिरोध के काम होते हैं ना, तो ये प्रतिरोध अपना इस प्रकार से हल्का काम करता है। तो हमारे प्रतिरोध का हमने नॉर्मल हमने देख लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, साइड हेडिंग डालो। एक और करता है, एक और काम करता है प्रतिरोध। प्रतिरोध एक काम और करता है, प्रतिरोध वोल्टेज नियमन व वोल्टेज विभाजन भी करता है। वोल्टेज विभाजन
करता है। अब ये वोल्टेज विभाजन कैसे करता है, अब हम आगे देखते हैं वोल्टेज विभाजन कैसे करता है ना। तो अब साइड हेडिंग डाल लो, इससे नोट कर लो, अब साइड हेडिंग डालो प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन। इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस इन सीरीज, या इसी को बोल सकते हैं श्रेणी क्रम में श्रेणी क्रम में प्रतिरोध। तो अब हम देखते हैं इसमें श्रेणी क्रम में प्रतिरोध कैसे होते हैं। हमने कुछ अलग अलग मान के या समान मान के हम प्रतिरोध को ले सकते हैं ना। तो पहले तो हम समान मान के प्रतिरोध को लेते हैं। एक प्रतिरोध ये हो गया, दूसरा प्रतिरोध ये हो गया, तीसरा प्रतिरोध हमारा ये हो गया। तो हम क्या किए कि जो प्रतिरोध है इसका पहला सिरा, किसका, मैं समझाने के लिए बता दे रहा हूं श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। जैसे इसका पहला सिरा हुआ ए और इसका दूसरा सिरा हुआ बी, इसका तीसरा सिरा हुआ सी, इसका चौथा दूसरा सिरा हुआ डी, और तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा हुआ ई, और तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा हुआ एफ। तो हमने क्या किया, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा को हमने यहाँ पे से जोड़ दिया। फिर दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा और तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, इससे हम जोड़ते जाते तो यह क्या बन जाता है, हमारा श्रेणी क्रम संयोजन बन जाता है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन में हम कैसे कनेक्ट करते हैं, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, ऐसे करके हम कंटिन्यू ऐसे चेन बनाते जाएंगे तो ये हमारा श्रेणी क्रम का हो जाता है। तो ये क्या होता है, इसको चेन भी बोलते हैं ना, चेन बोलते हैं, श्रृंखला बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार के कनेक्शन को हम चेन कनेक्शन, श्रृंखला संयोजन भी हम बोलते हैं। तो हम प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन देख रहे हैं। अब इसे कनेक्शन करते तो आ गया, तो हम इसे नॉर्मल रूप में हम लिख सकते हैं ऐसे, पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, ये हमारा तीसरा प्रतिरोध। अब इसमें हमने क्या दिए, एक विभव दे दिए, हमने यहाँ पे विभव दे दिए, ईएमएफ दे दिया, विभव दे दिया। इसमें ये हमारे हो गए R1, ये R2, ये R3। ठीक है, इन पे जो करंट प्रवाहित होगी इन वोल्टेज ड्रॉप के मान पर होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के अनुक्रमानुपाती, जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा उस हिसाब से यहाँ पे क्या होगी, करंट हमारी प्रवाहित होगी परिपथ में। तो यहाँ पे इस R1 के सिरे पे हमारा एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसे बोल देंगे V1। R2 के दोनों सिरों पे हमें एक अलग से दूसरा वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो ये कितना होगा V2, और R3 प्रतिरोध के दोनों सिरों पे हमें वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये कितना होगा V3। तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, जितना हम इस पे देते हैं, जितने भी ईएमएफ हम इस पे देंगे तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, E बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो हम E को V से अपन रिप्लेस करके V1 बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, इसको ऐसे लिख सकते हैं, V के बराबर में V1 V2 V3, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें करंट प्रवाहित होने का मार्ग कितना है, एक ही है। करंट सिर्फ हमारी यहां से निकलेगी, यहां से जाएगी, यहां से जाएगी और
इधर से हमें वापस करंट हमें यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो करंट प्रवाहित होने का मार्ग कितना है? सिर्फ एक है। तो हमारा कह सकते हैं श्रेणी क्रम प्रतिरोध में हमारा करंट का मार्ग एक ही होता है ना, करंट का मार्ग सिर्फ एक ही होता है। ज्यादा हमारी करंट एक ही रास्ते से फ्लो होती है ना। तो इस प्रकार से हम, तो जो इसमें वोल्टेज ड्रॉप होता है, जिस दिए गए विभवांतर या विभव के बराबर हमारा, इनके योगफल के बराबर हमारा ये वोल्टेज ड्रॉप होता है। इससे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो नहीं सकता। जैसे हमने यहाँ पे समझाने के लिए बताता हूँ, यहाँ पे 24 वोल्ट दिया, मैंने यहाँ पे 24 वोल्ट दिया, तो कुछ कंडीशन हो सकती है कि यहाँ पे 8 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ पे 8 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ पे 8 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा। तो हमारा कितना, तीनों का योग कितना हो जाएगा? 24 वोल्ट। यदि समान प्रतिरोध रहे, ये तीनों प्रतिरोध यदि समान रहे तो हमारा यहाँ पे समान वोल्टेज ड्रॉप होगा। प्रतिरोध समान होंगे तो वोल्टेज ड्रॉप भी हमारा यहाँ पे समान होगा। यदि असमान प्रतिरोध है, जैसे ये इसका मान 2 ओम है, इसका 4 ओम है, इसका 6 ओम है, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप का मान भी अलग अलग हो जाएगा, है ना, वोल्टेज ड्रॉप का मान भी अलग अलग हो जाएगा। तो वोल्टेज ड्रॉप का मान भी हमारा अलग अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 4 वोल्ट हो गया, यहाँ पे हमारा 8 वोल्ट हो गया, ये हमारा यहाँ पे 8 वोल्ट हो गया, तो हमारा यहाँ पे 12 वोल्ट होगा। जैसे ये 2 4 हमारा ये 6 ओम है, तो इस प्रकार से हमारा वोल्टेज ड्रॉप भी हमारे ऐसे होंगे। प्रतिरोध ज्यादा होगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी ज्यादा होगा, प्रतिरोध कम होगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी कम होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। इस प्रकार से ये होता है। तो अभी कैसे होता है, हम आगे उसको कैलकुलेशन, हम जिसका फॉर्मूला बनाते हैं, और फॉर्मूला बनाते हैं तो फॉर्मूला से कैसे ये निकलता है तो हम देखते हैं ना। तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? जितना हम सोर्स वोल्टेज देंगे, सोर्स वोल्टेज से ज्यादा हमारा यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो सकता। तो सोर्स वोल्ट हमने ई को न लिख के ई को हमने भी से रिप्लेस कर दिया, तो भी का क्या हो गया? V1 V2 V3, है ना। वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग हो गया। अभी यहाँ पे, है ना, हम देखते हैं V1 का जो मान है ना, V1, तो हम V1 वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालेंगे? तो ओम का नियम क्या था हमारा? ओम का नियम क्या था? V इजिकल टू IR। ये हमारा ओम का प्राइमरी नियम है, पहला नियम है, V इजिकल टू IR। तो हम देखते हैं कि हमारी आई तो यहाँ पे सभी जगह ये वोल्टेज ड्रॉप है, तो यहाँ पे भी हमारी आई उतनी ही होगी, यहाँ पे भी उतनी होगी, यहाँ पे भी उतनी होगी, तो पूरे परिपथ में हमारा आई का मान समान होगा। तो हम हर जगह में हम बराबर हम आई का मान रखेंगे। तो हम निकालते हैं पहले V1, तो V1 बराबर आई कितना हो जाएगा? आई इतना है, आई का आई, और R1 हमारा R1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा V2 का मान कितना होगा ओम के नियम से? V2 के बराबर में आई जितना यहाँ पे उतना यहाँ पे भी रहेगा, और R2 हमारा ये है। ठीक है, तीसरा कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा? V3, तो V3 कितना? आई हमारा जितना यहाँ पे है उतना यहाँ पे भी होगा, और प्रतिरोध कितना है? R3। तो हम यहाँ पे V1 V2 V3 के मान यहाँ पे हम रख देंगे। V बराबर, V1 का मान हमने IR1 लिखा, तो हम यहाँ पे IR1 लिख देंगे। V2 का मान हमने IR2 निकला है, तो IR2 लिख लेंगे, और V3 का मान हमारा कितना है? I इंटू R3। ठीक है, तो I यहाँ पे तीनों जगह कॉमन है, वो समान है, तो हम इससे कॉमन ले लेंगे, है ना। तो हम I इसको कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा R1। भी हमारा क्या है? IR है, तो हम इसको यहाँ पे भी को IR से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, IR से रिप्लेस कर देंगे। I हमने कॉमन निकाल लिया, तो ये हो जाएगा R1 R2, ये हो जाएगा R3। ठीक है, ये I से I कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा R बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो हमारा जो इसको हम इसको क्या बोलते हैं? समतुल्य प्रतिरोध। जो हमरा जो आ रहा है, ये पूरे परिपथ का टोटल प्रतिरोध, टोटल को हम हिंदी में क्या बोल देते हैं? समतुल्य, इसे बोल देते हैं समतुल्य प्रतिरोध।
समतुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तीनों अलग अलग जितने प्रतिरोध है उनका अंकगणितीय बीजगणितीय योग अंकगणितीय योग हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे ये फार्मूला निकल जाता है। तो हमारा जब श्रेणी क्रम में हम प्रतिरोध जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में हम जब प्रतिरोध जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जब जोड़ते हैं तो हमारा क्या, सभी प्रतिरोध का योगफल के बराबर में हमारा समतुल्य प्रतिरोध निकलता है। ये हो गया, ये ओम के नियम से हम जैसे V का हमने क्या लिखा IR, V1 क्या हो गया IR1 हो गया, V2 क्या होगा IR2 हो गया, V3 क्या होगा IR3, क्योंकि सभी जगह में हमारा क्या है I का मान समान है, एक जितनी करंट यहाँ से फ्लो होगी उतनी यहाँ से भी होगी। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं, इसमें जब सीरीज में हम रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं, सीरीज में जब हम रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो इसमें जो पावर खर्च होती है, तो पावर खर्च क्या होती है हमारी, P बराबर V इंटू आई होता है। पावर खर्च क्या होती है, V इंटू आई होता है, वोल्टेज और धारा का गुणनफल, वोल्टेज और धारा का गुणनफल होता है। तो पावर खर्च होती है, तो हमारी इसमें पावर खर्च सीधे सीधे हो जाती है, ये से P है तो ये इस प्रतिरोध पे हमारी P1 होगी, यहाँ पे P2 होगी, यहाँ पे P3 पावर खर्च, तो हमारी इस प्रकार से ये पावर खर्च भी सीधे सीधे इसमें जुड़ जाती है। तो ये बात हमें याद रखना है ना। तो इसमें अब हम नोट करेंगे, इतना पहले आप नोट कर लो, और कुछ पॉइंट है मैं जो कि नोट करवा देता हूँ, है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे श्रेणी क्रम में प्रत्येक उपकरणों में, श्रेणी क्रम में प्रत्येक उपकरणों में करंट का मान सामान्य होता है। श्रेणी परिपथ में प्रत्येक उपकरणों में प्रवाहित करंट का मान समान होता है ना। उपकरण कोई भी होगा, कोई भी उपकरण ऐसा नहीं होगा जिसमें कोई रेजिस्टेंस ना हो, इसलिए हम यहाँ पे रेजिस्टेंस लिख लेते हैं ना। अगला है श्रेणी क्रम में, नेक्स्ट पॉइंट, श्रेणी क्रम में प्रत्येक उपकरण में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप, श्रेणी क्रम में प्रत्येक उपकरणों में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप का योगफल, वोल्टेज ड्रॉप का योगफल, वोल्टेज ड्रॉप का योगफल सप्लाई वोल्टेज या सोर्स वोल्टेज के बराबर होता है। परिपथ में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप का सब योगफल सोर्स वोल्टेज के बराबर होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में प्रत्येक ये लिख लो, श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध परिपथ के प्रत्येक प्रतिरोध के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, श्रेणी परिपथ में, श्रेणी परिपथ में, श्रेणी क्रम के परिपथ में परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध परिपथ के प्रत्येक प्रतिरोध के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में प्रत्येक उपकरण द्वारा, प्रत्येक उपकरण द्वारा खर्च की जाने वाली पावर, पावर मतलब शक्ति, पावर को हिंदी में क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं ना, पावर मतलब शक्ति। तो श्रेणी क्रम परिपथ में प्रत्येक उपकरणों द्वारा खर्च की जाने वाली पावर या शक्ति, पावर या शक्ति सीधे जुड़ जाती है, सीधे जुड़ जाती है, मतलब सभी उपकरणों द्वारा पावर खर्च का योगफल समतुल्य पावर होती है ना, इसको भी हम क्या बोल देंगे, समतुल्य पावर, समतुल्य शक्ति या पावर। ठीक है,
सीधे जुड़ जाती है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, श्रेणी क्रम में श्रेणी क्रम में जैसे शुरू में बताया था, जिसका प्रतिरोध हमारा ज्यादा होता है उसमें वोल्टेज ड्रॉप भी ज्यादा होता है। तो हम ये लिखेंगे, श्रेणी क्रम में जिस प्रतिरोध का मान सर्वाधिक होता है, जिस प्रतिरोध का मान सर्वाधिक होता है उसमें वोल्टेज ड्रॉप का मान भी अधिक होता है, उसमें वोल्टेज ड्रॉप का मान भी अधिक होता है। अब ये तो श्रेणी परिपथ के कुछ हो गए, इसे नोट कर लिया ना। अब इसे आगे देखते हैं। अब श्रेणी परिपथ के कुछ नुकसान भी होते हैं, दोष होते हैं। श्रेणी परिपथ के कुछ दोष होते हैं, तो साइड हेडिंग डाल लो, श्रेणी परिपथ के दोष। श्रेणी परिपथ के दोष जैसे प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन, या श्रेणी क्रम में प्रतिरोध रेजिस्टेंस इन सीरीज, या इसे श्रेणी क्रम प्रतिरोध भी बोलते हैं ना, श्रेणी क्रम परिपथ भी बोलते हैं। परिपथ, प्रतिरोध नहीं, परिपथ, श्रेणी क्रम परिपथ। तो हम ना इसके दोष देखते हैं, श्रेणी क्रम परिपथ के दोष। तो क्या होता है कि हम जैसे देख लिए कि अलग अलग उपकरण है, इसमें सोर्स वोल्टेज हमारी जैसे 220 वोल्ट हमने इसको दिया, इसमें करंट फ्लो हो रही। अब इसमें करंट का मान तो समान होगा। हमारे उपकरण क्या होते हैं, हमारे उपकरण जो भी काम करते हैं करंट की कुछ निश्चित वैल्यू पे काम करते हैं। जैसे ये R1 हो गया, R2 हो गया, ये R3 हो गया। तो मान लो हमारा जो R1 है वो 20 वाट का लैंप है, 20 वाट का लैंप है, और R2 जो है हमारा 40 वाट का लैंप है, और R3 है ये हमारा 100 वाट का लैंप है। अब यदि हमारा ये 20 वाट का लैंप है, ये 40 वाट का है, ये 100 वाट का है, तो हमने ये 20 वाट का लैंप लगाया, इसमें 220 वोल्ट दिया, तो करंट यहां से हमारी फ्लो हुई, मान लो 0.5 एम्पियर फ्लो हुई, माना है हमने 0.5, तो उतनी ही यहां से भी फ्लो होगी 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर यहां से भी होगी। तो क्या होगा, हमारा पहला वाला लैंप तो जल जाएगा 20 वाट वाला, लेकिन ये 40 वाट और 100 वाट वाला लैंप हमारे नहीं जलेंगे। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि हमारे करंट का मान कम हो जाएगा, क्योंकि ये 0.5 एम्पियर में लैंप जल जाता है, लेकिन इसको चालू होने के लिए मान लो 1 एम्पियर जरूरत है, यहाँ पे 2 एम्पियर जरूरत है, और करंट हमारी 0.5 आ रही है, 0.5 आ रही है, तो हमारे ये लाइट चालू नहीं होंगे, उपकरण हमारे चालू नहीं होंगे। इसलिए क्या होता है कि इसमें हमें सभी उपकरण हमें समान करंट रेटिंग के लगाने पड़ेंगे, समान करंट रेटिंग के लगाने पड़ेंगे, और ये क्या बहुत मुश्किल काम हो जाता है ना। तो वोल्टेज है तो वोल्टेज को कम ज्यादा करना पड़ेगा, इसकी करंट रेटिंग भी 0.5 करना पड़ेगा, तो इसको हमें वोल्टेज क्या ज्यादा देना पड़ेगा, 220 की जगह हमें जैसे 350 देना पड़ेगा, इसको जैसे 450 देना पड़ेगा, इस हिसाब से हमें इसमें वोल्टेज भी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो हमारा इसका दोष क्या हो जाएगा, पहला दोष लिखो, पहला दोष हो जाएगा, सभी उपकरण समान करंट रेटिंग के लगाने पड़ते हैं, समान करंट या धारा रेटिंग है ना, करंट या धारा रेटिंग के लगाने होते हैं, रेटिंग के लगाने होते हैं, लगाने पड़ते हैं, जो कि बहुत मुश्किल कार्य होता है ना, जो कि मुश्किल होता है। दूसरा, अब हमारे ये 3 लैंप लगे हैं, इसमें हमने सोर्स वोल्टेज दे दिया है, ये L1 हो गया, L2 हो गया, L3, 3 लाइट लगे हैं, और यदि इसमें
करंट का मार्ग कितना है, 1 है। करंट का मार्ग 1 है। यदि ये कहीं से ओपन हो जाता है, जैसे यहां से ओपन हो गया, तो यहां तक तो करंट फ्लो होगी, पर इधर सर्किट पूरा नहीं होगा, तो इसमें कोई भी परिपथ, किसी भी भाग, कोई भी भाग खुल जाने पे कोई भी हमारा उपकरण चालू नहीं होता है। उपकरण हमारा चालू नहीं होता, तो इसका क्या दोष होगा ये। तो हम इसमें लिखेंगे परिपथ का कोई भी भाग, परिपथ का कोई भी भाग, परिपथ का कोई भी भाग ओपन हो जाने पे, ओपन मतलब खुल जाने पे, ओपन हो जाने पर और खुल जाने पर, है ना, खुलने पर या ओपन होने हो जाने पर, ओपन हो जाने पर, परिपथ का कोई भी भाग ओपन हो जाने पर पूरा परिपथ ऑफ हो जाता है, पूरा परिपथ ऑफ हो जाता है। अब एक और दोष क्या हो जाएगा इसमें, इसमें क्या होगा कि यहां पे वोल्टेज ड्रॉप अलग है V1, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप अलग है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप अलग है, तो ये भी एक प्रकार का दोष है। तो हम इसमें ये अगला पॉइंट लिख लेंगे, परिपथ के अलग अलग भागों में, परिपथ के अलग अलग भागों में, परिपथ के अलग अलग भागों में वोल्टेज का, जैसे यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 16 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया, इस प्रकार से अलग अलग इसका परिमाण होते हैं। तो वोल्टेज का परिमाण भी अलग होता है, वोल्टेज का परिमाण भी अलग अलग होता है। तो ये क्या हो गया, इसके श्रेणी के क्रम परिपथ के सीरीज सर्किट के हमारे क्या कुछ दोष हो गए, कमियां हो गई, है ना। तो इस प्रकार से हमारा ये सीरीज सर्किट होता है ना। तो इसमें कुछ नुकसान भी होते हैं, कुछ फायदे भी होते हैं ना। तो जैसे कि अब इसमें एक दो सवाल हम देख लेते हैं, फिर आगे के सवाल हम आगे देखेंगे, है ना, अगली क्लास में देखेंगे। एक सवाल इसका हम देख लेते हैं, फिर आगे की क्लास में हम अगले सवाल देखेंगे, और अगली क्लास में हम ये भी देखेंगे कि सीरीज का पैरेलल सर्किट कैसे होता है, समांतर सर्किट कैसा होता है ना। और एक नियम होता है इसमें, अभी वोल्टेज डिवाइडिंग रूल। हमने इसमें क्या, एक सीरीज सर्किट प्रतिरोध जब लिख रहे थे, तो वोल्टेज प्रतिरोध का काम क्या होता है, वोल्टेज विभाजन करने का, तो एक वोल्टेज डिवाइडिंग रूल भी होता है, तो हम अगली क्लास में देखेंगे। तो अभी हम एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, उसमें हम क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, इस परिपथ का, क्वेश्चन, इस परिपथ का, इस परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध धारा, समतुल्य प्रतिरोध धारा व वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप V1, V2 व V3 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक क्वेश्चन में एक सर्किट दिया है, सोर्स वोल्टेज हमें सोर्स वोल्टेज हमें 24 वोल्ट है ना, 24 वोल्ट हमें सोर्स वोल्टेज दिया गया है, और हमें धारा ज्ञात करनी है, और प्रतिरोध का मान दिया है 2 ओम, इसका दिया है 4 ओम, और इसका दिया है 6 ओम। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, V1 हमें ज्ञात करना है, V2 हमें ज्ञात करना है,
V3 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें V1 V2 V3 ज्ञात करना है, धारा ज्ञात करना है, समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो सीरीज सर्किट में सबसे पहले हमने क्या देखा था? सीरीज सर्किट में सबसे पहले हमने देखा था समतुल्य प्रतिरोध। तो समतुल्य प्रतिरोध का हमारा क्या फार्मूला था? सीरीज सर्किट में जब क्या होता है तो हमारे प्रतिरोध हमारे कैसे सभी जुड़ जाते हैं, R1 R2 ये R3। तो हमारा समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R बराबर R1 की वैल्यू कितनी है? 2, R2 की वैल्यू 4, हमारी R3 की वैल्यू 6। तो हमारा ये समतुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट, समतुल्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट। तो ये कितना हो जाएगा? 12 ओम। ये हमारा 12 ओम हो गया। तो क्या हम ये 12 ओम हो गया, तो क्या हम ये सभी प्रतिरोध को मिला के हम क्या एक प्रतिरोध बना लेते हैं? तो ये मान लो इसका टोटल योग कितना है? 12 ओम। ठीक है, सर्किट का टोटल हमारा ये 12 ओम का ये सर्किट हो गया, है ना। तो अब हम देखते हैं अगले क्या ज्ञात करते हैं, हमें धारा ज्ञात करनी है ना। धारा हमें ज्ञात करनी पड़ेगी क्योंकि परिपथ में, संपूर्ण परिपथ में आई धारा प्रवाहित हो रही। तो हमारा धारा का क्या फॉर्मूला था? ओम के नियम से हम ज्ञात कर लेंगे, V बराबर I इंटू आर। तो वोल्टेज हमारा यहाँ पे कितना है? 24 वोल्ट। तो हम यहाँ पे 24 वोल्ट ले लेंगे और धारा हमें ज्ञात करनी है तो हम ये ले लेंगे I। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का पूरा कितना है? 12 ओम। हमारा ये 12 आया, इसको यहाँ पे 12 कर लेते हैं। तो I के बराबर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना? 2 एम्पियर। तो हमारे करंट की वैल्यू कितनी आ गई? 2 एम्पियर। हमारा करंट का मान दो चीज हमारी निकल गई है, क्या? इक्विवेलेंट समतुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और परिपथ की धारा, है ना। तो हमें ये दो चीज हमें ज्ञात हो गई। अब हमें वोल्टेज ड्रॉप का मान ज्ञात करना है। तो वोल्टेज ड्रॉप का क्या फॉर्मूला था हमारा? V1 बराबर, अब हम V1 बराबर क्या था हमारा फॉर्मूला? I इंटू R1। यही था ना, पिछले अपन ने वो लिखे थे तब ये फॉर्मूला निकला था। तो V1 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी, तो हमारा I निकल गया कितना? 2। प्रतिरोध R1 का वैल्यू कितनी है? 2 ओम। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, तो V1 का मान कितना हो जाएगा? 4 वोल्ट। ठीक है ना, ये हमारा V1 का मान निकल गया 4 वोल्ट। अब हम V2 ज्ञात कर लेंगे। V2 ज्ञात कर लेंगे तो V2 का क्या है? I इंटू R2। तो हमारा V2 की वैल्यू I कितनी है? 2, और R2 की कितना है? 4। तो V2 के हमारे कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 वोल्ट। ठीक है, तो हमारा V2 निकल गया। और हम V3 देख लेते हैं। V3 का फॉर्मूला क्या था? I इंटू R3। तो I कितना है? 2 एम्पियर। R3 कितना है? 6 ओम। तो हमारा कितना हो जाएगा? ये 12 वोल्ट। V3 की कितनी वैल्यू हो जाएगी? 12 वोल्ट। अब हम चेक कर सकते हैं कि जो वोल्टेज ड्रॉप है वो सोर्स वोल्टेज के बराबर होगी, है ना। सीरीज सर्किट में ये तो होता ही है, जो वोल्टेज ड्रॉप है जो सोर्स वोल्टेज के योगफल के वोल्टेज ड्रॉप का योगफल सोर्स वोल्टेज के बराबर होता है। तो देख लेते हैं 24 बराबर 24 आता है कि नहीं। ये 24 है। अब V1 का मान कितना है अपना? 4 वोल्ट। V2 का मान कितना है? 8 वोल्ट। V3 का मान कितना है? 12 वोल्ट। तो हमारा ये 24 है, 8 4 12 और 12 दूनी 24। तो मतलब ये हमारा एकदम क्वेश्चन एकदम सही बना हुआ है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कुछ आते हैं, हमें वोल्टेज ड्रॉप के मान ज्ञात करने होते हैं। कई बार वोल्टेज ड्रॉप दे देते हैं, हमें प्रतिरोध की वैल्यू ज्ञात करनी होती है ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करना होता है, एम्पियर करंट ज्ञात करना होता है। तो ओम के नियम से हम कैसे वोल्टेज ड्रॉप, करंट, सोर्स वोल्टेज, है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये सब हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे अब बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे वोल्टेज डिवाइडिंग रूल, और वोल्टेज डिवाइडिंग रूल के बाद में हम हमारा आगे चालू करेंगे प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन, है ना। समांतर क्रम में प्रतिरोध समांतर परिपथ के बारे में हम देखेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी अगली क्लास में। श्री राधे ITI इलेक्ट्रिशियन टेक्निकल आपका सहृदय धन्यवाद करता है।